हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के संबंध में आंकिक प्रश्न हल करना। आज हम लोग पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न हल करना। किसके संबंध में? परावर्तन के संबंध में आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो परावर्तन के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा गोली दर्पण, जिसमें दो तरह के गोली दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका अंदर का धंसा हुआ भाग परावर्तक तल का काम करता है, जबकि उभरे हुए भाग पे कलई की रहती है। जबकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, जबकि धंसे हुए भाग पे कलई की रहती है। अब इन दोनों दर्पणों के लिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी फोकस दूरी की। तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलेंगे, समझने में हमें आसानी होगी। अब कोई भी दूरी हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। कोई भी दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दूरी ध्रुव से नापी जाती है। अब ध्रुव से दूरी नापते समय हम एक बात का ख्याल करते हैं कि यह दूरी हम प्रकाश के चलने की दिशा में नाप रहे हैं या प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं। तो एक नियम यह भी है कि जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं तो प्रकाश किरणों को बाएं से दाएं हम लोग लेकर के आते हैं। यह चित्र बनाने का, हमारा फिगर बनाने का नियम है। तो यदि ध्रुव से हम कोई दूरी इन प्रकाश किरणों के चलने की विपरीत दिशा में नापेंगे तो वह ऋणात्मक होगी, जबकि यदि इस ध्रुव से हम कोई दूरी प्रकाश किरणों के चलने की दिशा में नापेंगे तो वह धनात्मक होगी। और हम सभी जानते हैं कि ध्रुव से कोई भी दूरी हमारी मुख्य अक्ष के अनुदिश नापा जाता है। तो ध्रुव से प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में जाएंगे तो दूरी ऋणात्मक होगी, और ध्रुव से प्रकाश के चलने की दिशा में जाएंगे तो दूरी धनात्मक होगी। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस बिंदु दर्पण के सामने इस तरफ है, बाएं साइड में। अब ध्रुव से अगर हम ये दूरी नापनी है, ध्रुव से फोकस बिंदु तक हमें जाना है, तो हमें प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में जाना होगा। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो हमें ध्रुव से फोकस बिंदु तक जाने के दौरान हम प्रकाश के चलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के चलने की दिशा में हमें आगे बढ़ करके फोकस बिंदु तक जाना होगा, जिससे हम फोकस दूरी का मापन कर सकेंगे उत्तल दर्पण के लिए। तो चूंकि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के मापन के दौरान हम ध्रुव से प्रकाश के चलने की दिशा में बढ़ते हैं, इसलिए यह फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए होती है धनात्मक। ठीक, अब दर्पण से वस्तु की दूरी की बात करते हैं। दोनों दर्पणों के लिए हम सभी जानते हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग U से दिखाते हैं। अब चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखी जाती है। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखी जाती है, दर्पण के सामने रखी जाती है। यानी कि हमें अगर यह वस्तु की दूरी नापनी है तो ध्रुव से प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में यह दूरी नापनी होगी, चाहे वह अवतल हो चाहे उत्तल। दोनों दर्पणों में ध्रुव से वस्तु की दूरी को नापने के दौरान हम प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में बढ़ेंगे। तो दोनों के लिए, अवतल और उत्तल दोनों के लिए U का मान हम आंकिक प्रश्नों में ऋणात्मक रखेंगे। अब बात करते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी की। तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक कब बनता है? जब दर्पण के सामने बनता है। आभासी कब बनता है? जब दर्पण के पीछे बनता है। तो जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे वो दर्पण के सामने बनेंगे, यानी कि उनकी दूरी नापने के लिए हमें ध्रुव से प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में बढ़ना पड़ेगा। तो V का मान होगा ऋणात्मक। किन प्रतिबिंबों के लिए? वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए V का मान ऋणात्मक होगा। जबकि यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा हो, मतलब अगर दर्पण के पीछे बन रहा हो, तो वह दूरी नापने के लिए हमें ध्रुव से प्रकाश के चलने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और तब V का मान होगा धनात्मक। यानी कि अवतल दर्पण द्वारा जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब हम V का मान धनात्मक रखेंगे। ठीक, अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वह आभासी ही बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। अतः वह दूरी नापने के लिए हम ध्रुव से प्रकाश के चलने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, इसलिए V का मान हमेशा उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होता है।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आंखिक प्रश्नों में बहुत काम आएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। अवतल दर्पण के लिए यू का मान ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए भी यू का मान हमेशा ऋणात्मक रखेंगे। अवतल दर्पण के लिए भी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा यानी दर्पण के सामने बनेगा। और भी का मान धनात्मक कब रखेंगे? जब दर्पण से प्रतिबिंब आभासी बनेगा यानी दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा भी का मान हमेशा धनात्मक होता है क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब दर्पण द्वारा आभासी ही बनता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, एक सवाल है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने दो कंडीशन है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या दी गई हैं? बेसिक चीज़ें ये दी हुई हैं कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। वक्रता त्रिज्या के आधे को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो एफ का मान निकल जाएगा r/2 से। r का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15/2 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमें प्राप्त हो गई। अब क्या दिया है? यदि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु, दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन मैं निकालूंगा, एक कंडीशन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा। तो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखिए, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी यानी कि u बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, u बराबर 10 सेंटीमीटर। और चूंकि हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान हमेशा क्या रखा जाता है? ऋणात्मक रखा जाता है। अब प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है, यानी v ज्ञात करना है और यम ज्ञात करना है। और यम से जब मान ज्ञात होगा तो हम समझ जाएंगे कि कैसी प्रकृति है प्रतिबिंब की। तो u का मान -10 सेंटीमीटर क्लियर है। f का मान हम लोगों ने निकाला 7.5 सेंटीमीटर। चूँकि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के लिए f का मान हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब हमारे पास सूत्र है दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u। ये मान हम लोग इस सूत्र में रखेंगे। तो एक एक करके रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 7.5 1/f की जगह 7.5 रखा, यह माइनस रखा जाएगा, = 1/v। v को ऐसे रहने देंगे क्योंकि इसका मान निकालना है। 1/u, u का मान है -10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/v = 1/10 - 1/7.5। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 10 × 7.5 ये हो जाएगा 7.5 - 10 और ये आ जाएगा -2.5/10 × 7.5। ये मान आ रहा है 1/v के। तो v का मान कितना हो जाएगा? 10 × 7.5/-2.5। ये मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये 3 से कट जाएगा और 3 × 10 30 -30 सेंटीमीटर। अब चूंकि v का मान कितना आया? v का मान आया -30 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा। v का जो ऋणात्मक मान है ये इसको करता है कि दर्पण के सामने बनेगा, और सामने बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। ये हम जानते हैं कि उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आवर्धन क्षमता m, और m का मान होता है -v/u। हम लोग जानते हैं माइनस अपनी जगह पे, v का मान रख लेंगे -30, अभी निकाला गया है, अपॉन u का मान है -10। ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये आ जाएगा -3। यम का मान आ गया -3,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा बनेगा। आवर्धन क्षमता 3i, 3 का मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा होगा। और माइनस चिन्ह क्या शो कर रहा है? माइनस चिन्ह यह शो कर रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, 3 गुना बड़ा बनेगा, और जब उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है, और कितना बड़ा बनेगा? 3 गुना बड़ा बनेगा। तो एक बेसिक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा अवतल दर्पण के लिए कि कैसे हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और भी न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको सॉल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल रूल्स हैं। आपके पास दो फार्मूले हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और यम इक्वल्स टू, फार्मूला पूरा है यम वाला, यम इक्वल टू I/O इक्वल्स टू माइनस v/u। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई दे दी गई होगी, u का मान या v का मान कोई दिया होगा, आपको f का मान दे दिया गया होगा, तो उससे v का मान निकाल लेंगे, और फिर i का मान आपसे पूछा गया होगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास यम इक्वल टू I/O इक्वल टू माइनस v/u, और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये दोनों फार्मूलों हैं। इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।